तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। लीडरशिप। लीडरशिप जिसको हम नेतृत्व बोलते हैं हिंदी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी बार मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि नेतृत्व के 10 गुण कौन कौन से हैं, लीडरशिप क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कौन सी होती हैं। तो कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, आंसर इसका सेम रहेगा कि एक अच्छे लीडर बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए व्यक्ति के अंदर। और ये क्वेश्चन पूछे जाने के आपके एग्जाम में 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। एक अच्छे लीडर की 10 विशेषताएं लिखो। तो सबसे पहले है सतर्कता। एक अच्छा लीडर सतर्क रहता है, वो स्मार्ट होता है, स्मार्टनेस दिखने में, कपड़े पहनने में, बोलने में, चलने में। साहस उसके अंदर, करेज होता है। निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वो एक लीडर के अंदर होती है। निर्भरता, डिपेंडेंसी। यहाँ पे निर्भरता से मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद ही काम नहीं करता, अपने टीम के साथ मिलकर काम करता है। क्षमता उसके अंदर, कैपेबिलिटी होती है, फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी। 7वें नंबर पे है पहल करना। पहल करने का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेना। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। जब भी किसी को कोई काम कहा जाता है या नहीं भी कहा जाता तो भी वो, हाँ ये काम तो मैं कर सकता हूं, उसको कहते हैं इनिशिएटिव लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे न्याय। न्याय करना हमेशा, वो कभी भी बाइस्ड नहीं होता, मतलब प्रिजुडिस्ड नहीं होता। वो जो भी विचार, जो भी निर्णय लेता है वो न्याय के बेस पे लेता है, ना कि ये मेरा अपना है या ये मेरे रिलेशन में है तो मैं इसके तरफ झुक जाऊं, ऐसा नहीं। जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। उसे हम वो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ज्ञान, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर एक लीडर के पास नॉलेज ही नहीं है अपने काम से रिलेटेड या अपनी अपनी जनता से रिलेटेड, अपने सबॉर्डिनेट से रिलेटेड, अपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो उसके सबॉर्डिनेट है वो उसे उतनी रिस्पेक्ट से नहीं देख पाएंगे। और जैसा कि कहा भी गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक जो गुणी व्यक्ति होता है, एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसको हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है। तो ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वफादारी, वफादारी लॉयलिटी। वफादारी मतलब लॉयल होना चाहिए वो। ठीक है, लॉयल किसके प्रति? खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने देश के प्रति। तो ये लॉयलिटी होना, तो ये 10 जो पॉइंट है भाई, रट लो इनको। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन में आएगा आपके 10 से 15 नंबर का, एक ही क्वेश्चन बनेगा, पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, गिव डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। अभी ये पूछ रहे हैं कि लीडरशिप होती क्या है। तो लीडरशिप देखो क्या होती है। लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, यानी कि लीड करना। तो जो भी हमारे पास संसाधन है, कुछ सामान हमको मिला होगा किसी टास्क को अचीव करने के लिए, कुछ बंदे यानी कि सबॉर्डिनेट हमको मिले हैं, हमारे सहकर्मी हमको मिले हैं। अब उन संसाधनों को, उन लोगों को किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम मोटिवेट करते हैं। यूज करना पॉजिटिव सेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज के लिए? अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, जो हमारा टारगेट है, कॉमन टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए हम किस तरीके से सभी मिलजुल कर काम करते हैं, और वो जो लीडर है वो किस तरीके से उनको लीड कर रहा है, उसी चीज को हम लीडरशिप बोलते हैं। अपने व्यक्तियों यानी कि जो साथी हैं और संसाधनों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कला को ही क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोलते हैं। आ गया भाई क्वेश्चन समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। शॉर्ट नोट लिखने हैं इनके बारे में, तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो कल्पना चावला जी के बारे में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो जो जो भी बातें आपको पता है इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। कल्पना चावला जी हरियाणा के करनाल से थी। ठीक है, यूएस का जो अपोलो मिशन था उसके अंदर गई। इनकी जो मृत्यु हुई वो 1-2-3 यानी कि 1 फरवरी 2003 को हुई थी। ये बात अब 1962 के अंदर इनका जन्म हुआ था। हरियाणा राज्य के करनाल में भारतीय मूल की पहली महिला बनी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, रामेश्वरम में, रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। एक छोटा सा गांव हम बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे, वहां पे इनका जन्म हुआ। वहां से फिर आगे पढ़ाई करते हुए
ठीक है। फिर एरोनॉटिक्स की इन्होंने पढ़ाई की, ये भी किस्सा आपने सुना होगा कि इन्होंने एक बार क्या कहते हैं एएफएसबी दी थी देहरादून में। ठीक है, तो एएफएसबी जिनको एसएसबी, कोई जो एयरफोर्स की एसएसबी होती है उसको एएफएसबी हम बोलते हैं, तो एएफएसबी देहरादून में इन्होंने एसएसबी दी, जहाँ पे ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाए। फिर ये इन्होंने एरोनॉटिक्स के अंदर और इन सारी चीज़ों के अंदर अपना काम किया। बाद में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, उनके साथ यहाँ पे काम किया। प्रेसिडेंट बने, पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से इन्हें जाना गया। टीचिंग के अंदर इनका बहुत ही अच्छा करियर रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, कौन नहीं जानता इन्हें, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड से आके किस तरीके से एक महान पर्सनैलिटी ये बने, क्या क्या इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां जो की। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको अप्लाई किया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके अंदर सभी बराबर हैं और सारी चीजें हम अच्छे तरीके से देश को लीड कर पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको लिखनी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस एस्पेक्ट में पूछा गया है। मतलब यहीं पे क्यों पूछा गया, ये यहीं पे इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये लीडरशिप वाला टॉपिक चल रहा है, और लीडरशिप वाला टॉपिक चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप इनके अंदर इनकी लीडरशिप की जो क्वालिटीज है ना उनको शो करें। ना कि जैसे मैं ये भी कहूंगा कि ये भी जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं ये उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा जिस तरीके से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या लीडरशिप की क्वालिटीज शो करी वो अगर आप लिखते हैं तो उसमें ज्यादा मार्क्स मिलने के आपको चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। लीडर से आप क्या समझते हैं, लीडर के क्या प्रकार होते हैं। तो देखो लीडर कौन होता है, जो लीड करता है, जो नेतृत्व करता है। लीडर वह व्यक्ति होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों, साथियों व संसाधनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये बात तो वही है, लीडरशिप करना और लीडर जो इस काम को करता है, सिंपल सी बात है। अब लीडरशिप जो होती है ना, वो लीडर लगा लो या लीडरशिप लगा लो, तीन प्रकार की होती है। एक तो जन्मजात होते हैं, इनबॉर्न लीडर। दूसरा होता है प्रशिक्षित ट्रेंड लीडर। तीसरे होते हैं मान लिए गए नेता। मतलब एक तो ऐसे होते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही होती है, वे पैदाई लीडर होते हैं। दूसरे होते हैं प्रशिक्षित, जिन्हें सिखाया जाता है, सिखा के ट्रेनिंग दे के लीडर बनाया जाता है। और तीसरे होते हैं भाई उनमें जो क्वालिटी है चाहे नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये हमारे लीडर है। जैसे कुछ राजा में जैसे होता है कि राजा का बेटा राजा ही होगा, अब उसमें चाहे क्वालिटीज हैं राजा बनने की या नहीं है, बस यही है अब तो वो तीन तरह के नेता होते हैं, तीन तरह के लीडर होते हैं, वहां पे ये बात हो रही है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे महाविपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। पहली बात तो आपको ये समझना है, अच्छा इससे पहले ये क्वेश्चन है भाई आपका समय प्रबंधन क्या है, इसको देख लो एक बार। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ना एक स्किल होती है। स्किल मतलब एक कला होती है एक तरीके से, जिसे सीखा जा सकता है। टाइम सभी के पास 24 घंटे है, आपके पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है। अब उन 24 घंटों का हम किस तरीके से यूज करते हैं, उस टाइम को यूज करने की कला को टाइम मैनेजमेंट स्किल कहा जाता है। अब किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कुछ तरीके भाई हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। पहली बात तो ना, हम किसी भी चीज को जब तक एनालाइज नहीं कर सकते, जब तक नहीं समझ सकते, तब जब तक हमने उस चीज को अच्छे तरीके से लिखा नहीं है, अच्छे तरीके से समझा नहीं है। कि पहले तो आप ये लिखो कि आपका टाइम कहाँ कहाँ पे जा रहा है। अब आप देखेंगे, क्योंकि मोबाइल में भी ऐप आती है, आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे घंटे जो है वो मोबाइल में ही निकल जाते हैं। अगर पढ़ाई के लिए आप मोबाइल यूज कर रहे हैं दैट्स ओके, अब आप वीडियो देख रहे हैं ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में काम आएगी। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इधर उधर की वीडियोस देखने में, तो मेरे हिसाब से वो कोई काम आने वाली चीज़ है नहीं। लेकिन वो जो सारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपको पता लगेगा कि ये इसको कम करो। फिर क्या क्या आपको टास्क करने हैं उनको लिखो कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ें करनी है। जब आप वो चीज़ें लिखेंगे तो आप उन चीज़ों को करेंगे, उन चीज़ों को करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, इधर उधर टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपके दिमाग में पहले से है कि मेरे को ये काम करना है, तो वो काम आप कर लेंगे। अगर आपके दिमाग में है ही नहीं मेरे को ये काम करना, आपको पता ही नहीं, आपने लिख ही नहीं रखा, तो आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट होता रहेगा। तो टाइम को जो मैनेज करने की कला होती है उसी को हम समय प्रबंधन बोलते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और कार्य सही सही समय पर पूरे होते हैं। तो दिस इज नोन एज द टाइम मैनेजमेंट। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन।
तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज सीखनी है भाई, आपदा प्रबंधन क्या होता है। आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कोई भी आपदा आ गई, अब उससे लोगों को बचाना है, मैनेजमेंट करनी है, उसी को हम आपदा प्रबंधन बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनते रहना भाई, क्योंकि मेरा तरीका यही है पढ़ाने का कि मैं वे क्वेश्चन तो कराता ही हूं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपदा होती क्या है? देखो, कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित ऐसी घटना जिससे जान और माल की भारी नुकसान होता है, जान और माल की भारी हानि होती है, और जिसे उस टाइम पे जो हमारे पास प्राप्त संसाधन है उनसे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, उसे ही हम आपदा बोलते हैं। ठीक है। आपदा क्या होती है? कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित ऐसी घटना जिससे जान और माल की भारी हानि होती है और उस समय पर हमारे पास जो प्राप्त संसाधन है ना, उनसे उस आपदा को मैनेज करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसे ही हम आपदा बोल देते हैं। तो इसी डेफिनेशन में छिपा हुआ है कि आपदा कितने प्रकार की होती है। आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है और एक मानव निर्मित होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की, प्राकृतिक और मानव निर्मित, यानी कि नेचुरल और मैन मेड। अब प्राकृतिक कौन सी है? कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ठीक है, तो ये प्राकृतिक के अंदर आ गई। मानव निर्मित, गैस लीकेज होगी, 1984 भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसानाइड, पता है आपको, चरनोबिल डिजास्टर, ये सारे के सारे क्या है? मानव निर्मित है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये बताओ ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित, तो पहचान लेंगे आप बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, आपको दे देंगे कि बताओ ज्वालामुखी का फटना प्राकृतिक है या मानव निर्मित है? प्राकृतिक है। ठीक है। अब बाढ़, बाढ़ में कंफ्यूजन रहता है। देखो, अगर कोई डैम वगैरह बना रखा है, किसी ने डैम को तोड़ दिया, अब बाढ़ आ गई तो मानव निर्मित है। बारिश ज्यादा आ गई, बादल फट गया, फिर बाढ़ आ रही है, तो प्राकृतिक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एनसीसी के जो कैडेट हैं, एनसीसी के जो कैडेट हैं, नेशनल कैडेट कोर के जो कैडेट हैं, वो प्राकृतिक आपदाओं से किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो किस तरीके से सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है कि सबसे पहले तो ढूंढो भाई, कोई लोग हैं जो वो कहाँ कहीं पे दबे हुए हैं, मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहले चलाया जाता है। फिर फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो भी लोगों को चोट लगी है या कोई गंभीर अवस्था में, तो उनको सबसे पहले जो प्राथमिक उपचार देने हैं, हमको एनसीसी में प्राथमिक उपचार देना सिखाया जाता है, तो ये फर्स्ट एड में एनसीसी के कैडेट हेल्प कर सकते हैं। इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब होता है लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाना, इवैक्यूएट करना वहां से। मान लो कहीं पे बाढ़ आई हुई है, पानी बहुत ज्यादा है, तो उन्हें किसी ऊंचे स्थान के ऊपर लेके जाना, उनके जानवरों को ऊंचे स्थान पर लेके जाना, अगर पॉसिबल हो तो पहले, इंसानों को ले जाने के बाद। नेक्स्ट है रिलीफ कैंप। अब कैंप भी लगाने पड़ेंगे, राहत शिविरों की स्थापना करने में एनसीसी के कैडेट हेल्प कर सकते हैं, प्रशासन की मदद कर सकते हैं, बाकी भी वहां पे होंगे, डिफेंस पर्सनल भी वहां पे होंगे, ऑब्वियसली वहां की जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी वहां पे होगी, तो उनकी हेल्प करना, मेडिकल एड प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, जरूरतमंदों तक पहुंचाना और लोगों का मनोबल बढ़ाना। तो ये 6 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप 6 पॉइंट लिख के आएंगे तो आपको आराम से ये 6 नंबर, आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। ये पॉइंट आप लिख के आ सकते हैं। इस तरीके से एनसीसी के जो कैडेट हैं वो आपदा प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि एनडीएमए, एनडीएमए के बारे में बताना है और एनडीएमए के क्या काम होते हैं। तो एनडीएमए एक अथॉरिटी होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ठीक है, अथॉरिटी होती है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है और क्या कार्य करती है, फुल फॉर्म मैंने आपको इसकी बता दी है। प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है जिसका काम प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना व उनसे लड़ने की क्षमता का निर्माण करना होता है। दोबारा से सुन लो, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय के अंडर आती है। एक ऐसी एजेंसी होती है जो क्या करती है? समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। जब भी कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा आती है तो उसमें किस तरीके से काम करना है, जो भी काम करने हैं आपदाओं के अंदर, उसका समन्वय स्थापित करती है और उनसे लड़ने में
ये जो क्षमता है उसका निर्माण करती है, ये होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, कर दोगे आप। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ही मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक है, कि आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई ऐसी अजीब घटना है जो अपार दुख लाती है और किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से स्थिति का सामना करना मुश्किल हो जाता है। आपदा दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। ये डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे समाज सेवा। समाज सेवा यानी कि सोशल और अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। ये पूछ रहे हैं कि समाज के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं वो आपको बतानी है, सामाजिक समस्याएं आपको बतानी है। तो मेरे हिसाब से आपको जो जो भी लगती है वो आप बता सकते हैं। बेरोजगारी है, नशा है कई जगह पर, अशिक्षा यानी कि लिटरेसी रेट कम है, जातिवाद, ठीक है, सांप्रदायिकता, महंगाई, गरीबी, छुआछूत, जो भी आपको लगे कि ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा क्या है कि कोविड क्या है, कोविड, कोविड-19 सिम्टम बताओ इसके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चल रहा है क्योंकि, ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पक्का पूछा जाएगा। तो ये आपको अच्छे से भाई, अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। वैसे आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी, कोविड-19, कोविड-19 एक बीमारी है जो नए कोरोना वायरस सार्स-CoV-2 के कारण होती है। लक्षण क्या है, बुखार, सूखी खांसी, थकान होती है, स्वाद या गंध का पता नहीं लगता, सर दर्द होता है, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होता है, ठंड लगती है, चक्कर आने लगते हैं। ये इसके सिम्टम है, लक्षण है। बचाव कैसे कर सकते हैं, मास्क का प्रयोग करें, खांसते और छींकते समय कपड़े को मुंह से ढक लें, पौष्टिक आहार लें, हाथों को नियमित रूप से धोते रहें, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। ये इसके इलाज है, हम सभी को पता है। तो ये आपको जरूर याद करना, अच्छे से समझना है, ताकि जब आपके एग्जाम में आए तो आप इसको इजीली कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन से, सफाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, हेल्थ एंड हाइजीन। क्वेश्चन है, पानी को साफ करने के तरीके बताओ। तो पानी को साफ करने के तरीके देख लो यहाँ पे, उबाल लो, उबाल के पानी को साफ किया जा सकता है। विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जिसको हम बोलते हैं, आरओ, आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विपरीत परासरण। क्लोरीनीकरण, क्लोरीन जो होता है वो कीटाणुओं को मारने का काम आता है। आसवन विधि और सौर शोधन विधि यानी कि सूर्य की किरणों को अगर हम पानी से गुजारते हैं तो वो भी पानी को साफ कर देता है। ये पानी को साफ करने के तरीके होते हैं। नेक्स्ट है भाई, स्वस्थ रहना है आपको, ठीक है, हर किसी को स्वस्थ रहना होता है। और पहला सुख निरोगी काया, ये बहुत ही सिंपल बात लगती है जब हम सुनते हैं, हाँ भाई हमने तो सुन रखा है पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में हो माया, ठीक है। लेकिन ना ये जितनी सिंपल चीजें हैं ना उतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये पता तो हम सबको होती हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे हैं मैंने देखे हैं कि पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ना अच्छी बात है, जरूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन हेल्थ को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं होगा तो किस काम का पैसा, किस काम की पढ़ाई, आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे परिवार के साथ, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 24 घंटों में से 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकालना मेरे हिसाब से कोई खराब डील नहीं है। तो हेल्थ के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। पहले नंबर पे आपकी हेल्थ, दूसरे नंबर पे आपकी पढ़ाई। और पढ़ाई मैं ऐसे कह रहा हूँ साथ साथ भी तो लेके चल सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आपको 24 घंटे हेल्थ पे ही ध्यान रखना है, हेल्थ के लिए तो थोड़ा सा टाइम निकालना है, फिर पढ़ते रहो अपने पूरा दिन, और क्या करना है। स्वस्थ रहने के सूत्र लिखो, तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, सबसे पहला है भाई ये, ठीक है। टहलने के अलावा आप दौड़ सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, अच्छे व्यायाम होते हैं। भोजन हमेशा सादा करो, चटपटे भोजन, फास्ट फूड कुछ नहीं रखा भाई इनमें, कुछ नहीं निकलने वाला। बढ़िया रहोगे अगर सिंपल खाओगे, कम मसाले की चीजें खाओ, घर में भी खाओ तो
ये मसाले वगैरह डालने छोड़ दो, गरम मसाले, मैगी मसाले, कुछ नहीं है इनमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है भूख से थोड़ा कम खाएं, योगा करें, योग करें भाई, बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मेडिटेशन करें, रोजाना नहाएं, साफ सुथरे रहें। ठीक है, ऐसे नहीं है एक एक हफ्ता नहीं नहा रहे हैं। तो ये है, और बस यही है, आप हेल्दी रहने के लिए ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एड्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगेन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कई बार आई है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो एचआईवी संक्रमण के बाद की स्थिति होती है एड्स, जिसमें मानव अपने प्राकृतिक प्रतिरक्षण क्षमता को खो देता है। एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, इससे मानव शरीर में बाकी बीमारियों की क्षमता। देखो एड्स क्या होता है, एक्चुअली एड्स अलग से कोई बीमारी नहीं होती। एड्स में क्या होती है कि जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है ना, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो हमारी खत्म हो जाती है। डब्ल्यूबीसी जो काम करते हैं मेनली व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, वो हमारी जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। और अगर हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो बाहरी जो रोग हैं वो हमें घेर लेंगे, और फिर बाहरी बीमारियों के कारण ही हम क्या कहते हैं, हमारी तबीयत और खराब होती जाएगी, या फिर आगे कोई अनहोनी हो सकती है। एड्स कोई खुद में बीमारी नहीं है, लेकिन एड्स जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, उसको खत्म कर देती है। इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजीज स्प्रेड बाय द फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, यानी कि मक्खियों और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां आपको लिखनी है। मलेरिया होती है, ठीक है, फाइलेरिया होती है, डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गई, ये सारी मच्छर और मक्खियों से फैलने वाली बीमारी होती हैं। किस किस से फैलता है, मलेरिया किस से फैलता है ये आपको बताना है, डेंगू किस से फैलता है ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसिक क्रिया, एडवेंचर एक्टिविटीज। अच्छा भाई, अगेन ये क्वेश्चन आ गया एडवेंचर एक्टिविटीज के अंदर, ये इन्होंने दे दिया। यहाँ पे क्यों दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो हमने बात की थी, क्या होती है बताया था आपको, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। एक ऐसी एजेंसी होती है जब प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई भी आपदा होती है तो उसमें जो कार्य हो रहे हैं उनके समन्वय का काम करती है, और दूसरा उससे रिलेटेड जो पावर बनानी है उस चीज में काम आती है। ये काम क्या होता है इसका, आपदा प्रबंधन पर नीतियां बनाती है, आपदा प्रबंधन के लिए नीति और योजनाओं के परिवर्तन और कार्यान्वयन को समन्वित करती है। उसके अलावा क्या करती है, राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना होता है, राज्य योजना को आरेखित करने में राज्य प्राधिकरणों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों को का पालन करवाना होता है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां एवं निर्देशों का पालन करना होता है। तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के काम होते हैं। अगला देखो यहाँ पे कि एनसीसी कैडेट द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहसिक गतिविधियां, एडवेंचर एक्टिविटीज को हम बोलते हैं। एनसीसी के अंदर बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जैसे 3 तो पैरा की हैं, पैरा जंपिंग होती है, पैरा स्लीदरिंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या होते हैं भाई, पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग अभियान हो गया, ट्रैकिंग कैंप, अखिल भारतीय ट्रैकिंग अभियान होता है, कैमल सफारी होती है, पैरासेलिंग होता है, पैरा बेसिक कोर्स होता है, नौकायान अभियान होता है, घुड़सवारी होती है। आपने कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी की है एनसीसी के अंदर वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कौन सी आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो ये एनसीसी द्वारा की जाने वाली साहसिक गतिविधियां होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पोल्यूशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं पोल्यूशन। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 5 ट्रेनिंग ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल लिखनी है। देखो ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ओटी। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था आपके कि ओटी की फुल फॉर्म बताओ, ओटी की। तो ओटी की फुल फॉर्म होती है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, ये जो लिखा हुआ है यही होता है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। 5 बाधाएं आपको बतानी है, तो ये हैं 5 बाधाएं, सीधा संतुलन, स्पष्ट कूद, जिगजैग बैलेंस, ऊंची दीवार और दोहरी खाई। इंग्लिश के अंदर अगर हम बात करें, स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, जिगजैग बैलेंस, हाई बॉल और डबल डिच। ये 5 बाधाएं हैं, वैसे 10 होती हैं एनसीसी के अंदर जो मेन बाधाएं होती हैं। सबसे पहली जो बाधा होती है वो स्ट्रेट बैलेंस होती है। ये क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे पहली बाधा कौन सी होती है, तो स्ट्रेट बैलेंस।
मेनली 10 बाधाएं होती है एनसीसी के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इनके नाम आप याद कर लेना ताकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बता सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड। स्पेशल सब्जेक्ट जिसमें हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, हथियारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, क्योंकि उस क्लास के अंदर हम वे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एनसीसी के कैडेट होने के नाते हमको उनका पता भी होना चाहिए, और जो जबरदस्त वाले जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन, डिफेंस मिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, मिलिट्री हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वे सारे के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको बता देता हूं, इसकी पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं, इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।